हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू इमर्जिंग बुल्स। तो मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूँ इस नए वीडियो में, जिसमें हम लोग जानेंगे जोमेटो के बारे में और जोमेटो का टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू, फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू, और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि जोमेटो जिस इंडस्ट्री में है वो इंडस्ट्री अभी कैसा कर रही है और आगे आने वाले टाइम में कैसा कर सकती है। वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना, या वीडियो के बीच में मैं कभी भी कुछ एक बहुत ही अच्छी इंसाइट मुझे दिखी है इसके फंडामेंटल्स में, तो वो मैं डेफिनेटली आपसे शेयर करूँगा। तो मैं कहाँ कहीं पर भी बता सकता हूँ, या तो वीडियो के एंड में बताऊँगा या तो बीच में कहीं पर बताऊंगा। तो वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखना, और अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा गाइज आप लोगों को, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये एनालिसिस कैसा लगा। और इसके अलावा अगर आपको कोई और दूसरा एनालिसिस भी चाहिए होगा कोई दूसरी कंपनी का, तो ज़रूर बता देना। तो चलिए गाइज, बिना कोई देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बहुत आप लोगों को बहुत ही अच्छे से बताना चाहूँगा कि ये जो भी मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, ये मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से कर रहा हूँ, मुझे जो लगता है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से कर रहा हूँ। मैं सही या गलत जो भी हो सकता हूँ, बट जो भी मेरा एनालिसिस होगा ये सिर्फ एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए है कि फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस जब हम लोग जोड़ के जब एक कोई भी कंपनी को एनालाइज करते हैं तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू कैसे निकलता है। इसमें मैं कोई भी आपको बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। अगर आपको कुछ भी, अगर ये जोमेटो का शेयर बाई करना है या सेल करना है, वो आप खुद का एनालिसिस करना। अगर आपका लॉस होगा तो इसमें मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए अभी पहले हम लोग करते हैं टेक्निकल एनालिसिस। तो टेक्निकल एनालिसिस यानी कि चार्ट एनालिसिस, ठीक है। तो अभी ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है जोमेटो का। अगर आप देखोगे, इस जोमेटो ने जो अपना ऑल टाइम लो बनाया था सबसे पहले जुलाई 2022 में, यानी कि करीबन आज से 1.5 साल पहले, उसके बाद वो स्टॉक की प्राइस तभी 40 रुपये के आसपास हो गई थी। आज आज ये जो स्टॉक चल रहा है, आज की प्राइस है इसकी 293 के आसपास, 296 के आसपास। अगर आप देखोगे इसके लो से अगर जो ऑल टाइम हाई है वहाँ तक इसका जो प्राइस चला है वो कहीं ना कहीं 670% का रिटर्न दिया है, ठीक है। ये वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से है। वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन तो ज़रूर बनता हुआ दिख रहा है। मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से तो लगातार ग्रीन कैंडल बनाते हुए जा रहा है, मतलब बोलते हैं ना जैसे संजीवनी बूटी ले लिए, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। बट अगर आप इस पर इंटरेस्टिंग बात देखोगे तो जैसे कि मैंने हमेशा से कहा है कि टेक्निकल एनालिसिस डेफिनेटली काम करते हैं। अगर आप लोगों को कोई कोई बोलता होगा ना कि टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं करते, तो वो लोग को जोमेटो जैसे स्टॉक का चार्ट दिखा दो, आप देखोगे कि यहाँ पर जब इसका आईपीओ आया, इसने एक अपना ऑल टाइम हाई बनने की कोशिश किया, ठीक है। अगर हम लोग देखेंगे, इसने मस्त अपना एक अच्छा ऑल टाइम हाई बनने की कोशिश किया, बट सस्टेन नहीं कर पाया। अच्छी खासी गिरावट आई, फिर एक नया मूव देने की कोशिश करा, बट सस्टेन नहीं कर पाया। फिर सेलिंग है, उसके बाद डब्लू पैटर्न बना गया, यानी कि डबल टॉप पैटर्न बना के नेकलाइन ब्रेक किया, और उसके बाद आप देख सकते हो कितना अच्छा मोमेंटम आया। तो डेफिनेटली ये जो चार्ट पैटर्न है डेफिनेटली काम करते हैं। डबल बॉटम पैटर्न हो गया, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो गए, ये सारे पैटर्न्स डेफिनेटली काम करते हैं। और अगर आप लोगों को थोड़ा भी चार्ट पैटर्न के बारे में नहीं पता या थोड़ा बहुत भी पता है, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल पे एक वीडियो है चार्ट पैटर्न का, आप जाके देख सकते हो। ट्रेडिंग फॉर बिगिनर्स की, टेक्निकल एनालिसिस फॉर बिगिनर्स की मैंने प्लेलिस्ट डाला है, उसके ऊपर आप जाके देख सकते हो, या ऊपर आई कार्ड में भी आपको लिंक आ जाएगा, ठीक है। तो अभी अगर मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पर जाके देखूँ जोमेटो को, तो आप देखोगे डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से कहीं ना कहीं यहाँ पर, पहले तो मैं ये जो है इसको डिलीट कर देता हूँ। अब डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी अगर देखोगे तो अच्छा खासा एक ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट देते हुए जो चल रहा है जोमेटो। अभी अगर मेरे हिसाब से जोमेटो टेक्निकली थोड़ा सा वीक कब होएगा, जब कम से कम ये लेवल को ब्रेक ना करे, जो 239 का लेवल है। जब ये 239 का लेवल जब ब्रेक होगा तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से टेक्निकली ये स्टॉक क्या कहते हैं, वीक हो जाएगा। फंडामेंटली हम लोग अभी बात नहीं कर रहे, फंडामेंटली हम लोग वीडियो के आगे वाले सेक्शन में बात करेंगे। बट अभी टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बोलो, टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से, चार्ट के हिसाब से, प्राइस एक्शन के हिसाब से अभी फिलहाल ये स्ट्रांग लग रहा है। बट जैसे कि पिछले कुछ दिनों से मार्केट एक अच्छा गिरावट दिखा रहा है, अच्छा सेलिंग प्रेशर दिखा रहा है, तो उसकी वजह से जोमेटो में भी डेफिनेटली एक सेलिंग आई हुई है। अब मैं इतना ज़्यादा वरीड नहीं रहूँगा, हालांकि मेरे पोर्टफोलियो में अभी तक जोमेटो है नहीं, बट अगर मेरे पोर्टफोलियो में है ये, अगर होगा ये स्टॉक, तो मैं इतना ज़्यादा वरीड नहीं रहूँगा कि ये छोटे मोटे करेक्शंस तो आते जाते रहते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली अभी मेरे लिए जब तक 240 239 के ऊपर है तब तक मेरे लिए ये बुलिश मोमेंटम में ही मैं इसको कंसिडर करूँगा, या एटलीस्ट बेरिश तो कंसिडर नहीं करूँगा, ठीक है।
तो अभी हम लोग जोमेटो का फंडामेंटल्स थोड़ा सा देख लेते हैं। अभी अगर फंडामेंटल्स देखेंगे तो ये जो वेबसाइट जो मैं यूज़ कर रहा हूँ screener.com, बिल्कुल ही फ्री वेबसाइट है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी वेबसाइट है। पर्सनली मुझे पसंद है। मैं जितने भी अपने खुद के लिए जो भी स्टॉक्स निकालता हूँ या एनालाइज करता हूँ फंडामेंटल एनालिसिस के हिसाब से, तो मैं हमेशा इसी इसी वेबसाइट को यूज़ करता हूँ। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप डायरेक्टली screener.com पे जाके आप लॉग इन कर सकते हो, खुद का अकाउंट बना सकते हो, बिल्कुल भी फ्री है ये वेबसाइट। और चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूंगा, तो आप उधर से भी जाके एक्सेस कर सकते हो। ठीक है। तो अगर आप लोग देखोगे मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका है 2,46,000 का मार्केट कैप है। इसका करंट मार्केट प्राइस इसका 279 है। हाई और लो भी इधर दिया गया है। डिविडेंड यील्ड तो ज़ीरो है डेफिनेटली। बुक वैल्यू 23.1 है। स्टॉक का पीई आप देख सकते हो 409 रुपये। तो स्टॉक का पीई यानी कि पीई वैल्यू क्या होता है कोई भी स्टॉक का, कि जो भी इन्वेस्टर होता है, जो भी निवेशक होता है, वो बंदा या बंदी कंपनी को 409 रुपये देने के लिए रेडी है कंपनी के 1 रुपये अर्निंग के लिए। इसका सिंपल मतलब ये होता है कि अगर आप बोल रहे हो कि आप मुझे 1 रुपये कमा के दोगे, मैं उसके ऊपर आपको 400 रुपये दे रहा हूँ, 409 रुपये दे रहा हूँ, आप मुझे उसके ऊपर 1 रुपये कमा के दो। ये एक वैसा एक मतलब होता है, एक साफ भाषा में अगर कहूँ तो। आर ओ सी काफ़ी कम है, आर ओ ई कम है। फेस वैल्यू 1 रुपये का मतलब ऑब्वियसली स्प्लिट हो चुका था। प्रमोटर के पास होल्डिंग बिल्कुल नहीं है। प्लेज्ड परसेंटेज बिल्कुल नहीं है। इंडस्ट्री का पी 48 का है, तो उसके मुकाबले ऑलमोस्ट 9 गुना या 10 गुना ज़्यादा पी चल रहा है। डेफिनेटली पी ज़्यादा हाई है। डेट टू इक्विटी आप देखोगे बहुत ही मिनिमम डेट टू इक्विटी इसको हम लोग ना के बराबर ही कंसिडर करेंगे, 0.04। यानी कि आप इस तरीके से समझ लीजिए कि आपके पास अभी जेब में 100 रुपये पड़े हैं और अगर आपको अब आपके ऊपर 4 पैसे का कर्जा है। ठीक है, 4 रुपया भी नहीं, 4 पैसे का कर्जा। अगर आपके ऊपर 4 रुपये का भी कर्जा होता 100 रुपये के हिसाब से, तो भी वो क्या कहते हैं, तो भी वो इतना ज़्यादा बड़ा कर्जा नहीं होता। मतलब अगर 0.40 था तो भी इतना ज़्यादा बड़ा नहीं होता, बट ये 0.04 है। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग बात है। अभी अगर मैं थोड़ा सा नीचे जाऊँ, अगर आप देखोगे इसका जो मैक्स का अगर मैं चार्ट बताऊँ, तो ये ज़्यादा कुछ नहीं है, टेक्निकल वाला ही चार्ट है। बस इधर एक थोड़ा एक अलग ग्राफिकल व्यू है, तो हम लोग इसको छोड़ देते हैं। अभी जो स्क्रीनर जो वेबसाइट है ना, मुझे ये चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है कि इसके अंदर ऑलरेडी है ना प्रोज और कॉन्स एक वो लोग अपने हिसाब से बना देते हैं। ये AI जनरेटेड होता है जितना मुझे पता है। हाँ, इधर लिखा है मशीन जनरेटेड। तो इधर जैसे कि लिखा है प्रोज क्या है, कंपनीज ऑलमोस्ट डेट फ्री, कंपनीज एक्सपेक्टेड टू गिव good quarter results, company's working capital requirements have reduced from 191 days to 46 days। ठीक है, stock is trading at 12 टाइम its book value। ठीक है, company has low return on equity -4.8% over last 3 years और earnings include an other income of 902 करोड़। ठीक है, तो ये डेफिनेटली वो लोग ने अपने हिसाब से बताया, बट हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसके बेसिस पे हम लोग कंपनी का एनालाइज नहीं करेंगे, हम लोग ओवरऑल एनालिसिस करेंगे। ठीक है, और जो मैं अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में, मेरा तरीका वैसा ही है कि मैं सिर्फ कंपनी को सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस के हिसाब से सिर्फ एनालाइज नहीं करता, मैं हमेशा टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू भी ऐड करता हूँ, ताकि मुझे समझ में आए कि अगर जो भी मैं स्टॉक ले रहा हूँ तो वो अभी मैं उसकी जो वैल्यू है, मान लो कि 100 रुपये के हिसाब से उसका जो एवरेज वैल्यू होता है, या 100 रुपये के हिसाब से मुझे लगता है कि अभी ये 100 रुपये पे आ सकता है टेक्निकल चार्ट देखते हुए, और अभी वो स्टॉक का प्राइस 120 रुपये चल रहा है, तो मैं 120 के ऊपर कुछ क्वांटिटी खरीदूंगा, बट मैं फिर भी अपना मोस्ट ऑफ क्वांटिटी ट्राई करूंगा कि 100 रुपये के आसपास जब एक करेक्शन आएगा मार्केट में, तब उस पर्टिकुलर स्टॉक को मैं खरीदूँ। ठीक है, तो अभी इसके अंदर नीचे अगर हम लोग स्क्रॉल करेंगे थोड़ा सा देखेंगे पीयर कंपैरिजन, यानी कि जो भी साथी जो कंपनीज रहती है, जो उसके अड़ोस पड़ोस वाली कंपनीज रहती है, वो लोग का कंपैरिजन दिया गया है। बट अगर मेरे मेरे मद्देनज़र के हिसाब से अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं जोमेटो का अभी फ़िलहाल कोई कंपैरिजन है नहीं, लाइक एग्जैक्ट लाइक फॉर लाइक कंपैरिजन, जो कि अभी अगर स्विगी का IPO अगर आ जाएगा जल्दी से जल्दी, तो फिर स्विगी उसका कहीं ना कहीं लाइक फॉर लाइक कंपैरिजन हो सकता है। ठीक है, अभी ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये है क्वार्टरली रिजल्ट्स। अभी अगर आप देखोगे क्वार्टरली रिजल्ट्स में ये 2021 से लेके अपने पास जून 2024 तक का डेटा है। अब देखोगे 824 करोड़ की सेल थी, 844 करोड़, उसके बाद सीधा जंप करके 1024 करोड़ हो गया, यानी कि मोटा मोटी 20-25% का जंप आया। फिर आप देखोगे कहीं ना कहीं सेल्स है ना,
थोड़ी ये दो चार 6 महीने स्टैग्नेंट थी, यानी कि एक ही लेवल पर ही थी। उसके बाद सितंबर 2022 में थोड़ा सा ये लोग ने छलांग मारा, 1600 करोड़ हो गया, फिर दिसंबर में 1900 करोड़, और उसके बाद अच्छा खासा ये ग्रोथ करता हुआ ही जा रहा है जोमेटो। ठीक है। एक्सपेंसेस की भी बात करेंगे तो ऑब्वियसली एक्सपेंसेस 844 करोड़ पे 1200 के एक्सपेंसेस थे, 1000 करोड़ पे 1500 के एक्सपेंसेस थे, 1100 पे 1600 के एक्सपेंसेस थे। तो आप देखोगे यहाँ पर सेल्स बढ़ रही है बट एक्सपेंसेस उतने ज़्यादा नहीं बढ़ रहे। आप देखोगे एक्सक्यूज मी, 1400 करोड़ पे भी सिर्फ 1700 का एक्सपेंसेस है। ठीक है, 1900 करोड़ पे 2300 का एक्सपेंस है, और यहाँ पर तो आते आते 2400 करोड़ का सेल्स है और 2464 का एक्सपेंस है, यानी मोटा मोटी सेल्स और एक्सपेंस अभी साथ ही साथ चल रहा है, तो ये काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी बात हो जाती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस में था, और आप देखोगे पिछले 2 क्वार्टर से मार्च 2024 और दिसंबर 2023, ये जो दो क्वार्टर जो, और जून 2024 भी, जो 3 क्वार्टर है, तीनों में सिर्फ पॉजिटिव रिजल्ट आया है। बट अगर आप इसकी बात करोगे तो आप देखोगे 376 से 536 हुआ, 489 हुआ, 450 हुआ, तो यहाँ पर कंपनी की बहुत ही हालत ख़राब चल रही थी। बट उसके बाद 307, 312, 366 इधर भी इतना ज़्यादा कुछ नहीं चल रहा था। बट उसके बाद जो मार्च 2023 से जो कंपनी ने टर्न अराउंड करा है, आप देख सकते हो 226 का माइनस में था नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट सॉरी, फिर -48 करोड़ हो गया, -47 करोड़ हो गया, फिर लोग पहली बार पॉजिटिव ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी पॉजिटिव एबिटा इसको हम लोग कहते हैं, पॉजिटिव एबिटा आया, फिर उसके बाद 86 करोड़, उसके बाद 177 करोड़। ठीक है, और डेफिनेटली ऑपरेटिंग प्रॉफिट है तो इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, जो भी इस हिसाब से प्रॉफिट मार्जिन होता है, आप डेफिनेटली खुद का एनालिसिस भी कर लेना। अब देखोगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है, जिसको हम लोग पीबीटी कहते हैं, तो या अर्निंग्स बिफोर टैक्स, ईबीटी, आप वो भी देख सकते हो, तो वो भी कहीं ना कहीं अभी ही पॉजिटिव में आया है, और ये अभी फ़िलहाल जो लोग ने पोस्ट करा है वो है 239 करोड़ का प्रॉफिट। बट जो नेट प्रॉफिट होता है, जो एक्चुअल, जो मतलब सब कुछ पैसा ऐसा देने के बाद आपके जेब में कितना पैसा आया, अगर हम लोग वो कंसिडर करेंगे तो जून 2023 में 2 करोड़ रुपए आए, सितंबर में 36 करोड़, 138 करोड़, 175 करोड़ और 253 करोड़। ठीक है, तो उस इसीलिए अगर आप देखोगे कि जब कंपनी प्रॉफिट बना ही नहीं रही थी, इसीलिए अगर हम लोग इधर ऊपर स्क्रॉल करके देखेंगे, यहाँ पर लिखा था हाँ, लो रिटर्न ऑन इक्विटी। ठीक है, और दूसरा अगर और ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो देखेंगे डिविडेंड यील्ड 0 है। तो कंपनी डिविडेंड तो देती ही तब है जब कंपनी प्रॉफिटेबल हो। ये लोग ने तो प्रॉफिट अभी कमाना शुरू किया है, तो इसीलिए तो अभी तक डिविडेंड दिया नहीं, शायद आने वाले टाइम में डिविडेंड जाके देंगे। बट अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर एक चीज़, जून 2023 से यहाँ पर प्रॉफिटेबल हुआ है जोमेटो। अगर मैं मंथली चार्ट पे जाऊँ तो आप देखोगे ये वाला जो चार्ट है, अप्रैल 2023 में पहली ग्रीन कैंडल बनी, और आप देखोगे जून में ही कहीं ना कहीं इसका जो नेकलाइन है, डबल बॉटम का नेकलाइन है, वो भी ब्रेक हुआ। तो कहीं ना कहीं जैसा कि हम लोग हमेशा कहते हैं कि जो प्राइस है ना वो हमेशा डिस्काउंट कर लेता है काफ़ी सारी चीज़ों को, तो ये जो रिज़ल्ट है, ऑब्वियसली जून का जो रिज़ल्ट है वो तो आया होगा, मतलब 1 क्वार्टर बाद, करेक्ट, तो 3 महीने पहले से ही स्टॉक ने बढ़ना शुरू कर दिया। तो इसीलिए ना कि टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस हमेशा दोनों को साथ ही साथ मिलाकर ही हम लोग को एनालिसिस करना चाहिए, तो हम लोग को काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे उसके। अभी अगर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात कर ले, ठीक है, तो 466 करोड़ की सेल किया था 2018 में, फिर उसके बाद 1300 करोड़, 3 गुना ज़्यादा हो गई एक साल के अंदर ही, फिर 2600 करोड़ डबल हो गए वापस। 2021 में कम हो गई थी, या एक्चुअली अगर देखा जाए तो 2020 में ज़्यादा इसीलिए हो गई थी मेरे हिसाब से, क्योंकि कोविड का टाइम था, किसी को ज़्यादा कुछ मिल नहीं रहा था, तो ऑनलाइन ऑर्डर्स हो रहे थे। मुझे याद है कि मैंने भी काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर करे थे उस टाइम पे, तो इसलिए ये ज़्यादा डबल सीधा हो गया। बट ऑन एन एवरेज मेरे हिसाब से अगर कोविड नहीं आया होता तो 1700-1800 करोड़ की सेल्स हुई होती। बट ठीक है, उसके बाद भी अगर आप देखोगे तो 2021 में एक नॉर्मल सा साल था, बट उसके बाद 2022 में 4000 करोड़, फिर उसके बाद 2023 में 7000 करोड़ और 2024 में 12000 करोड़ की सेल हुई है। ठीक है, एक्सपेंसेस तो बढ़ते ही चले गए थे, फिर उसके बाद वापस नॉर्मलाइज हो चुके हैं, जैसा कि हम लोग ने ऊपर वाले स्टेटमेंट में भी देखा। ठीक है, क्वार्टरली रिजल्ट्स में।
अभी अगर आप थोड़ा सा इधर स्क्रॉल कर दोगे तो यहाँ पर भी हम लोग को पता चलेगा ये जो पहला साल है ये पूरा प्रॉपर साल हम लोग प्रॉफिटेबल आए हैं जोमेटो में। अभी इस कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ, स्टॉक प्राइस सीएजीआर और रिटर्न ऑन इक्विटी, ये तीन चार चीज़ें जो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें रहती ना, ये सब एप्लीकेशंस में मुझे अच्छी लगती है। इसके लिए थोड़ा सा ना हम लोग को एनालिसिस करने में भी ईजी हो जाता है, इसलिए मैं ये वेबसाइट यूज़ करता हूँ। अगेन ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, आप दूसरी कोई और भी वेबसाइट यूज़ कर सकते हो, डेटा तो आपको वही मिलेंगे, ठीक है। तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ कितना है ये लोग का, लास्ट 3 साल से सेल्स ग्रोथ ये लोग का 82% चल रहा है, 5 साल से 56%, प्रॉफिट ग्रोथ 16% और 34%, ठीक है। और जो स्टॉक प्राइस है वो पिछले 3 साल से 27% के हिसाब से चल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी लास्ट ईयर 1% पे आया, उसके पहले -10 था, फिर -5, बट अगर आप देखोगे तो ये नंबर जो है पॉजिटिव की तरफ धीरे धीरे जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो डेफिनेटली ये एक अच्छी बात है। अभी अगर बैलेंस शीट की बात करेंगे तो आप देखोगे रिजर्व्स, रिजर्व्स यानी कि आपके समझो अगर आपके पास 1,000 रुपये पड़े, आपने उसको लॉकर में रखा है या किधर भी, जो भी आपकी जेब में पड़े, जो भी आपके पास मतलब उतना पैसा अभी एट द मोमेंट है, तो आपके पास पहले 2018 में 1,000 रुपये थे, 2019 में 2,300 रुपये थे, 2020 में घटकर 450 रुपये हो गए क्योंकि ऑब्वियसली कोविड आ गया, बट 2021 में वापस 7.5 करोड़, 15,000 करोड़ और फिर 18,000 करोड़, 2024 आते आते आपके पास 19,500 करोड़ पड़े हैं अभी आपके जेब में, ठीक है। अभी उसके मुकाबले अगर आप बोरोविंग्स देखोगे, बोरोविंग्स यानी कि कर्जा, कि आपके पास 19,500 करोड़ खुद के हैं, खुद के कमाए हुए, और उसके बाद आपको अगर किसी को कर्जा देना है, ठीक है, मतलब मान लो कि इससे आपने उधार ले लिया, छुट्टे नहीं थे या जो कुछ भी रीज़न के हिसाब आपने ले लिया पैसे, तो आपको बाहर किसी और को कितना पैसा देना है, सिर्फ और सिर्फ 750 करोड़ रुपए, ठीक है। 19,500 में से 750 करोड़ रुपए मतलब तो मतलब ऐसी आग बंद करके दे देंगे, ठीक है। तो ये बोरोविंग को हम लोग ज़्यादा इतना मतलब टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर उसके ऊपर मैं प्लस पे क्लिक करूँ तो यहाँ पर मुझे मालूम पड़ जाएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग कितनी, शॉर्ट टर्म बोरोइंग कितनी है। अगर आप देखोगे लीज लाइबिलिटीज़ में ही 749 करोड़ है। अभी लीज लाइबिलिटी क्या है, लोग ऑफिस के लिए लोग ने लीज लिया रहेगा कोई भी इसके लिए, या जो भी ये लोग के जो डार्क स्टोर्स होते हैं उसके लिए लीज लिया होगा, ये सब वो वाली बोरोविंग्स होगी। तो इसके लिए हम लोग को इतना ज़्यादा कंसिडर इसको नहीं करना चाहिए टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। अभी ये जो होता है CWIP, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, अभी ये क्या होता है ना कि जैसे मान लो कि मुझे एक नई फैक्ट्री डालनी है, तो अभी वो जब तक वो फैक्ट्री नहीं बन रही उसके अंदर मैंने जितना भी पैसा डाला हूँ वो CWIP में आएगा, क्योंकि अभी तक वो जो मैं कैपिटल डाल रहा हूँ वो प्रोग्रेस में चल रहा है, क्योंकि वो फैक्ट्री पूरी तरह से बनी नहीं है, तो पूरी तरह से ऑपरेशनल नहीं है, लेकिन मेरा उसके अंदर ऑब्वियसली कुछ ना कुछ पैसे गए। तो ऑब्वियसली अभी शायद जोमेटो कुछ वो लोग इंटरनली कुछ नया प्लेटफॉर्म बनाते होंगे या कुछ कोई एक्विजिशन करते होंगे, कुछ भी हो सकता है, तो वो लोग ने अभी 18 करोड़ वो लोग का CWIP यानी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में चल रहा है, ठीक है। अभी अगर हम लोग बात करें कैश फ्लोज की, ठीक है, अभी ये काफ़ी ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो मैंने आप लोगों को कहा था ना कि काफ़ी ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो दो चीज़ है एक्चुअली, एक नहीं है, दो तीन चीज़ें हैं। तो आप देखोगे कैश कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, अभी इसके अंदर तीन चीज़ होगी, एक इन्वेस्टिंग, एक फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग वाला यानी कि जो हम लोग का रोज़मर्रा का जो काम है, मतलब अगर मेरा काम ऑफिस जाने के तो मैं ऑफिस जाके मुझे जितने मुझे पगार मिलनी चाहिए उतनी पगार मिल रही है या नहीं मिल रही है। इन्वेस्टिंग यानी कि जो मुझे पगार मिल रही है उसके बाद मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ उसको, और इन्वेस्टमेंट का मुझे रिटर्न क्या मिल रहा है, ठीक है। और फाइनेंसिंग वाली यानी कि जो मैंने वोन्स लिए हैं, या मुझे अगर किसी को बाहर पैसा देना है तो मुझे उसका इंटरेस्ट कितना जा रहा है या जो कुछ भी है वैसा, ठीक है। तो हम लोग ये सिंपल भाषा में अगर हम लोग इसको कंसिडर करेंगे, तो इसके अंदर इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी अगर थोड़ा नेगेटिव रहेगा ना, तो भी मेरे लिए अगेन मैं इतना फिर भी उसको दिक्कत नहीं मैं कंसिडर करता हूँ। बट जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, क्योंकि जो मेरा कोर बिजनेस है वो मेरा प्रॉफिटेबल होना चाहिए। आप देखोगे 2020 में भी हम लोग नेगेटिव में थे, 2021 में नेगेटिव में थे, 22 में नेगेटिव में थे, 23 में नेगेटिव में थे, बट 24 आते आते हम लोग पॉजिटिव आ गए। और ये जो दोनों है वो लोग दोनों का माइनस करने के बाद भी जो नेट नेट मेरे हाथ में 91 करोड़ हाथ में बच रहा है, तो कंपनी के हिसाब से वो सबसे ज़्यादा एक अच्छी बात है। अब देखोगे कि पहली बार हम लोग ऑपरेशनल ऑपरेटिंग एक्टिविटी के हिसाब से हम लोग पहली बार नेट पॉजिटिव आए थे नेट कैश फ्लो के हिसाब से। अभी अगर हम लोग रेशियोज़ की बात करें तो आप देखोगे डेटर डेज का रेशियो भी अच्छा खासा मैनेज्ड चल रहा है। डेटर डेज यानी कि आपने आपको किसी से माल उधारी पे आया है, तो जो आपको आपको जिसने आपको माल उधारी पे दिया है, यानी कि सॉरी, आपको
या आपने जिसको माल उधारी पे दिया, फॉर एग्जांपल मान लो कि आपकी एक दुकान है, ठीक है, और आपसे एक बंदा रोज़ आके दूध लेके जाता है, उसने बोला कि आज मेरे पास पैसे नहीं, मैं तुमको कल पैसे देता हूँ, तो वो क्या डेटर डेज, ठीक है, क्योंकि वो आपको उससे पैसे लेने हैं, तो वो बंदा आपको कितने दिन में पैसे ला के दे रहा है, तो वो 24 दिन है, यानी कि ठीक है, स्टैंडर्ड बिजनेस स्टैंडर्ड के हिसाब से मेरे हिसाब से ठीक है। इन्वेंट्री डेज, ये काफ़ी ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग चीज़ है और ये काफ़ी ज़्यादा एक इम्प्रूवमेंट हुआ है। अब देखोगे पहले 28 दिन थे, फिर 28 दिन थे, फिर 22 दिन, और ये 11 डेज। अब ये जो भी है ना, ये सब डेज में है, एक दिन है। हाँ, तो 11 डेज। अभी इन्वेंट्री डेज क्या होता है ना, कि मेरे गोडाउन में या मेरे दुकान पे जितना भी माल पड़ा है, वो पूरा माल मुझे ख़त्म करने को कितना दिन लगता है, तो वो 11 दिन लगते हैं सिर्फ। तो काफ़ी ज़्यादा चर्निंग होती है, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जितना जल्दी जल्दी माल खत्म होगा उतना जल्दी जल्दी मैं नया माल भरूंगा और नए कस्टमर आएंगे, और उतना मैं जल्दी वो लोग को केटर करूंगा। अगर ये मान लो 300-400 दिन होता, मतलब मैंने 1 साल पहले माल लेके रखा है, बट वो अभी तक माल गोडाउन में ही पड़ा है या दुकान में ही पड़ा है, और मैं उसको बेच नहीं पा रहा हूँ, या तो मेरे अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, या तो उस प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है, सिंपल एज दैट। ठीक है, अभी डेज पेबल, डेज पेबल क्या होता है, जैसे मान लो कि आपका कोई बिल आया हुआ है, आपने उसको कितने दिन बाद भरा है, ठीक है, वो होता है डेज पेएबल। अब ये मेरे हिसाब से थोड़ा नंबर ज़्यादा रहेगा ना, तो ठीक ठाक है, चलता है, क्योंकि क्या होता है, उतना आपके पास वो कैश है ना, वो आपके पास हाथ में रहता है। अब कैश आपके पास हाथ में रहेगा, तो वो आपको काफ़ी सारी चीज़ों के लिए ना हेल्प कर देता है, कि आपको किधर इन्वेस्ट करना है, कुछ एक्विजिशन करना है, कुछ अगर आपको आपकी स्ट्रैटेजी में चेंजेस करना है। बट ये जैसे 2021 में अगर देखोगे 565 डेज़, 2022 में 298 डेज़, ये काफ़ी ज़्यादा है। इनफैक्ट 178 डेज़ और 112 डेज़ भी काफ़ी ज़्यादा है मेरे हिसाब से। डेज पेबल समवेयर अराउंड 40 to 60 डेज़ के बीच में होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, बट अगेन वो डिपेंड भी करता है इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, सेक्टर टू सेक्टर एज वेल। अभी जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न में ना, अगर आप देखोगे 2021 में, आप देखना 2021 में पब्लिक के पास 81% था। अगर मैं इसको थोड़ा सा प्लस पे क्लिक भी कर दूँ, अगर आप यहाँ पर देखोगे, जो हम लोग एटलीस्ट जो मुझे पता है, जो शार्क टैंक पे दीपेंद्र गोयल जो आए थे, जो सीईओ है, उनके पास सिर्फ 4.71% है। बाकी ऑब्वियसली जो उनके और दूसरी जो इन्वेस्टर्स रहेंगे, वो लोग के पास पैसे, वो लोग के पास ये शेयर्स थे। तो आप देखोगे 81% था, और एफ आई आई डी आई के पास सिर्फ 15% है। बट धीरे धीरे अगर आप देखोगे, ये जो है 2022 सितंबर से यहाँ पर सिर्फ 33% बच गया पब्लिक के पास, और एफ आई आईज और डी आई आईज मिला के 63% हो गया। स्पेसिफिकली एफ आई आईज ने इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हैवीली इन्वेस्ट करा हुआ है, और आप सभी को पता होगा कि एफ आई आईज और डी आई आईज स्पेसिफिकली वो लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं। दूसरी बात, वो लोग ज़्यादा, जितना हम लोग को नॉलेज होगा, हम जैसे नॉर्मल रिटेल ट्रेडर्स को, वो लोग से 10-15 गुना ज़्यादा वो लोग के पास इन्फॉर्मेशन होती है। तो वो लोग ने कुछ सोचा समझा होगा डेफिनेटली, तभी ही इसके लिए एक क्वार्टर के अंदर इतना चेंजेस आ गया। 10% से सीधा 57% एफ आई आईज ने बाइंग की है। ठीक है, अगर ये प्लस आइकन के ऊपर अगर आप क्लिक करोगे, तो यहाँ पर आपको समझ में भी आ जाएगा कौन सी जो एफ आई आईज की जो भी इंडस्ट्रीज़ है, इंस्टीट्यूशंस है, वो कौन से इंस्टीट्यूशंस लोग ने यहाँ पर बाइंग की है। इससे हम लोग को ये भी पता चलता है कि इन सारी बड़ी बड़ी कंपनियों को भी जोमेटो के ऊपर फिलहाल अभी भरोसा चल रहा है। अगर आप देखोगे 2022 में डी आई आई के पास सिर्फ 6% था, बट अभी 2024 में 15% है। तो जहाँ पर एक टाइम पे 80% पब्लिक के पास माल हुआ करता था, वहाँ पर अभी पब्लिक के पास सिर्फ और सिर्फ 28% है। बाकी एफ आई आईज और डी आई आईज के पास मिला के 70% चल रहा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, और काफ़ी ज़्यादा जो मैंने आपको बताया कि काफ़ी ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। और ये चीज़ देख के मुझे थोड़ा सा और एक कॉन्फिडेंट आ जाता है कि डेफिनेटली इस स्टॉक के अंदर या इस कंपनी के अंदर डेफिनेटली कुछ तो वो चीज़ें हैं जो शायद हम लोग को अभी नहीं पता चल रही, बट ये एक टर्न अराउंड डेफिनेटली करता हुआ नज़र आ रहा है। ऑलरेडी प्राइस के ऊपर टर्न अराउंड हो चुका है, बट मेरे हिसाब से इसके अंदर और पोटेंशियल बाकी है आगे जाने के लिए। अभी हम लोग कुछ ओवरऑल मार्केट एनालिसिस कर लेते हैं। अभी आप देखोगे टॉप क्विक कॉमर्स स्टैटिस्टिक्स यू शुड नो इन 2024। ठीक है, अभी ये जो है ना, ये मैंने ग्रैब ऑन करके मैंने सिर्फ गूगल पे डाला था, उसके ऊपर एक ग्रैब ऑन की ये जो वेबसाइट आई है, इस पर एक आर्टिकल मैंने पढ़ा है। इसका भी लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो जाके भी जाके देख सकते हो और पूरा रीड कर सकते हो। अभी आप देखोगे इसके अंदर मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स रीड करूंगा। जैसे आप देखोगे इन 2024 इंडियाज क्विक कॉमर्स सेक्टर इज रैपिडली ग्रोइंग मार्केट वैल्यूड एट एन इम्प्रेसिव $3.34 बिलियन। ठीक है, अभी के हिसाब से $3.34 बिलियन के हिसाब से चल रहा है, और इसका
एक प्रोजेक्टेड ग्रोथ है जो CAGR 4.5% के हिसाब से ये ग्रो कर सकता है आने वाले टाइम में। इंडियाज क्विक कॉमर्स मार्केट विल हैव 60.6 मिलियन यूजर्स बाय 2029। ठीक है, तो 60.6 मिलियन यूजर्स हो सकते हैं 2029 तक, ये हम लोग ये वो कहना चाह रहे हैं। क्विक कॉमर्स विल सी अ प्रोजेक्टेड 40 to 45% इंक्रीज इन यूजर बेस ओवर द नेक्स्ट 3 years। तो 3 साल के अंदर ही और 50% के आसपास यूजर्स आ सकते हैं। ब्लिंकिट लीड्स द क्विक कॉमर्स मार्केट इन इंडिया विथ 46% ऑफ मार्केट शेयर बाय GMV। GMV का मतलब होता है ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू। ठीक है, यानी कि कितने का माल उन लोग ने बेचा सिंपल टर्म्स में। और ब्लिंकिट को ओन कौन करता है? जोमेटो ओन करता है। तो इसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग स्टैट्स है। Swiggy's Instamart has over 500 dark stores in India, followed by Zepto. The 18 to 24 age group uses quick commerce apps and websites the most in India। अभी इसके अंदर डार्क स्टोर्स करके कुछ तो लिखा है, आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों में से कितने लोगों को पता था कि डार्क स्टोर्स का मतलब क्या होता है। हाँ, मैं आप लोगों को डेफिनेटली बता दूंगा। तो डार्क स्टोर्स कैसे होते हैं ना कि एक हिसाब से हम लोग इसको गोडाउन समझ सकते हैं कि इसके अंदर है ना आप सिर्फ माल भर के रखे हो, बट वो पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं है। वो सिर्फ मतलब जो क्या कहते हैं, जैसे क्विक कॉमर्स कंपनीज होती है ना, अभी ये लोग को हम लोग तो ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, हम लोग तो उस पर्टिकुलर जगह पे जाके तो सब्जी मंडी वो सब जाके लेंगे नहीं, चिप्स का पैकेट वो सब जाके लेंगे नहीं। तो ये लोग क्या करते हैं, लोग एक जगह लेते हैं, ठीक है, और उस जगह पे अपने सारे जो भी SKUs है, जो भी जितने भी स्टॉक्स है, वो सब कुछ जो लोग रख देते हैं। तो जब भी ये लोग को ऑर्डर आता है तो वो जो भी डिलीवरी वाला बंदा है वो नज़दीकी वो डार्क स्टोर में जाएगा, उधर से सामान कलेक्ट करेगा और फिर जाके हम लोग को डिलीवर करेगा। वो ऐसा नहीं होता है कि वो बंदा हर एक दुकान पे जाएगा कि अगर आपने चिप्स का पैकेट मंगाया है और आपकी बिल्डिंग के नीचे चिप्स वाले का दुकान है, तो स्विगी वाला बंदा या जोमेटो वाला बंदा वो दुकान पे जाकर चिप्स का पैकेट खरीद के फिर आपको ला के नहीं देता है। वो लोग के डार्क स्टोर्स पे ऑलरेडी वो सब सारे प्रोडक्ट्स पड़े हुए रहते हैं। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो अगर हम लोग इसके नीचे है तो इधर ऑलरेडी ये लोग ने वापस स्टैट्स भी बताया कि इंस्टामार्ट के 500 डार्क स्टोर्स है, ब्लिंकिट के 450 है और जेप्टो के 350 के आसपास, 340 के आसपास है। ठीक है, अभी अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे, हाँ, Zomato's Blinkit leads the quick commerce market in India, having cornered as much as 46% of the market share by GMV, जो कि हम लोग ने ऑलरेडी पहले ही डिस्कस कर लिया था। और उसके पीछे 27% इंस्टामार्ट है और 9% के आसपास, सॉरी 7% के आसपास जेप्टो है। अभी अगर आप देखोगे, ब्लिंकिट fetches 6 lakh orders on a daily basis, while Swiggy, Instamart and Zepto get 5 lakh and 3 lakhs orders respectively। तो इन स्विगी इंस्टामार्ट भी ज़्यादा दूर नहीं है, 5 लाख ऑर्डर स्विगी डिलीवर करता है, 3 लाख ऑर्डर जेप्टो डिलीवर करता है, बट जो जोमेटो है फिलहाल वो लीड कर रहा है, जो 6 लाख ऑर्डर्स हर रोज़ के डिलीवर करता है। ठीक है, तो डेफिनेटली आप जैसा देख सकते हो इधर एक क्विक कॉमर्स जोग्राफिकल मैपिंग जो टेक्नोलॉजी उसको यूज़ करके ये लोग 60% ऑर्डर 40 मिनट्स के अंदर डिलीवर कर देते हैं। Quick commerce is likely to sustain 40 to 45% growth over the next 3 years, riding on promising user growth potentials। तो डेफिनेटली ये ज़्यादा ग्रोइंग मार्केट है, क्योंकि आप खुद समझ लीजिए ना, अभी कोविड के बाद से इतना सब कुछ चेंज हो गया है। पहले वर्क फ्रॉम होम के बारे में कोई जानता नहीं था, अभी तो वर्क फ्रॉम होम एक कल्चर एक हो गया, एक नॉर्म हो गया है, द न्यू नॉर्मल जो कि हम लोग तभी कह रहे थे। तो अभी भी ऐसी है ना, अगर मुझे मान लो मुझे घर से नीचे उतर कर मुझे अगर कोई सामान लेना है, और अभी अगर मुझे घर पे कुछ काम है, या मान लो कुछ मैच चल रहा है, IPL का मैच चल रहा है, इंडिया पाकिस्तान मैच चल रहा है, अब और मुझे नहीं जाना, या फिर मेरी तबीयत ख़राब है, तो मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर सकता हूँ। मुझे डिलीवरी के जो भी 5-10 रुपये 15 रुपये जो भी चार्जेस होंगे डिपेंडिंग ऑन दी ऑर्डर वैल्यू, तो उस हिसाब से मैं वो कर सकता हूँ। और मैं अगर 200 रुपये का सामान मंगा रहा हूँ, उसके ऊपर मुझे 10-15 रुपये देने में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। उससे ज़्यादा तो मुझे ये होगा कि मुझे पहले तैयार होना पड़ेगा, नीचे जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद वो ढूंढना पड़ेगा, और अगर वो दुकान में सामान नहीं रहेगा तो दूसरी दुकान में ढूंढना पड़ेगा, तो वो बहुत ज़्यादा मगजमारी हो जाता है। तो डेफिनेटली ये ग्रोइंग मार्केट तो डेफिनेटली है, और आने वाले टाइम पे मेरे हिसाब से अभी तो एक्सपेक्ट है 40-45%, बट मेरे हिसाब से उससे ज़्यादा फास्ट और ग्रो कर सकता है। ठीक है, अभी अगर इसके अंदर देखेंगे, इंडिया हैज़ 26.2 मिलियन क्विक कॉमर्स यूजर एज ऑफ 2024। दिस नंबर इज प्रोजेक्टेड टू रीच 60.6 मिलियन बाय 2029। तो अभी सिर्फ 26.2 मिलियन लोग ही इसको यूज़ कर रहे हैं, यानी कि 2.5 करोड़ के आसपास लोग यूज़ कर रहे हैं
कहीं ना कहीं 6 करोड़ लोग 2029 तक यूज़ कर सकते हैं जो क्विक कॉमर्स सर्विसेज है। ठीक है, अगर आप इधर देखोगे तो इसका जो एक प्रोजेक्शन भी ये लोग ने यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, और अगर आप देखोगे कंट्री वाइज भी अगर हम लोग देखेंगे तो अभी तक कंट्री वाइज भी ज़्यादा कुछ पेनिट्रेट हुआ नहीं है। इंडिया में सिर्फ 1.8% लोग ही क्विक कॉमर्स यूज़ करते हैं। सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन चाइना में हुआ है 21% का, और उसके बाद सिंगापुर यूएसए में। ठीक है, तो डेफिनेटली ये टैम है जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, हर कोई यूज़ कर सकता है। जैसे जैसे गांव-गांव में भी लोग फ़ोन यूज़ करेंगे, एजुकेशन जाएगा, जैसे उधर प्रॉपर नेटवर्क जो सब होगा, धीरे धीरे वहाँ पर एक डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी और वहाँ पर भी लोग फिर ये एट द एंड ऑफ द डे यूज़ करना चालू करेंगे और फिर शहरों में शायद कोई दूसरी सर्विसेज आएंगी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई जैसे ब्लिंकिट फॉर एग्जांपल शहरों में अपना वो लोग ने मार्केट बेस बना लिया और स्विगी, इंस्टामार्ट और जेप्टो ने शायद गांव-गांव के कोने कोने में अपना एक यूज़र बेस बना लिया। ऐसा भी हो सकता है, वो आने वाले टाइम में हम लोग को बताएगा। बट जो ओवरऑल सेक्टर है काफ़ी ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग सेक्टर नज़र आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, अगर आप देखोगे quick commerce brand Blinkit had a total visit of 8.8 million between January and March, followed by Big Basket 6.7 and Zepto at 5.3। तो जो ब्रांड Blinkit है टोटल विजिट, अभी विजिट क्या होता है ना कि ऐप खोल के आपने उस ऐप पे कुछ सर्च करा, कुछ वो बाय करा, उसको सिंपली हम लोग कहते हैं कि ऐप विजिट हुआ है। ठीक है, अभी एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र आरपू ये, और ये जो टर्म है ना, ये कौन से और सेक्टर में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना जिसको पता है। तो अगर जिसको नहीं भी पता है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में या कभी भी अगला सेक्टर जब एनालिसिस करूँगा तभी मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो इन द क्विक कॉमर्स इंडस्ट्री इज एस्टिमेटेड बाय $127.72। तो जो एक यूज़र है, मतलब जैसे मान लो मैं एक यूज़र हूँ, मेरे पास एक ब्लिंकिट का ऐप है, तो मेरा ऑन एन एवरेज जो रेवेन्यू है पर यूज़र का वो $127 में खर्च करता हूँ। ठीक है, और ये डेफिनेटली अगेन और बढ़ सकता है क्योंकि चीज़ों के दाम भी महंगे होंगे, नए नए ऐप्स आएंगे, नई नई चीज़ें आएंगी। अगर आप देखोगे, आप लोगों को नहीं पता होगा तो जेप्टो पे जो जेप्टो यूज़ करते हैं, जेप्टो पे आप आईफोन ऑर्डर कर सकते हो, 10 मिनट में आईफोन आपको आपके घर पे आ जाएगा, 10 से 15 मिनट के अंदर। तो ये काफ़ी ज़्यादा और भी नए नए चीज़ें आ रही है, तो डेफिनेटली एक ग्रोइंग मार्केट तो है ही है ये। इसका लिंक मैं डेफिनेटली आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल के बता दूंगा। आप कमेंट करके एक बार ज़रूर बता देना आप लोगों को कि वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया नहीं पसंद आया। फ़िलहाल अगर आप मेरी पॉइंट ऑफ व्यू की बात करोगे तो मेरे हिसाब से तो जोमेटो अभी एक अंडर वैल्यूड स्टॉक है। डेफिनेटली इसके अंदर अभी एक अच्छा खासा मोमेंटम आया है, बट मैं फ़िलहाल जैसे कि मैंने कहा पहले भी कि मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है, बट मेरे पोर्टफोलियो में मैं अभी नहीं लूँगा इसको। मतलब थोड़ी बहुत क्वांटिटी में डेफिनेटली लेने का सोच सकता हूँ, बट जो 100% जो इन्वेस्टमेंट है वो भी नहीं करूँगा। क्योंकि कैसा है ना, जैसे कि मैंने इधर मंथली टाइम फ्रेम पर भी बताया आप लोगों को, मैं अगर ये ड्राइंग यहाँ पर डिलीट कर दूँ तो मंथली टाइम फ्रेम पर देखा था एक अच्छा खासा मोमेंटम आया है और इतना पैराबोलिक मूव है ना, उसके बाद कहीं ना कहीं मुझे एक अच्छा खासा थोड़ा करेक्शन भी चाहिए उसके अंदर। वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखेंगे, अगर वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी कम से कम वो 250 के लेवल के आसपास है, 250 के नीचे थोड़ा सा आएगा तब मैं कहीं ना कहीं सोच सकता हूँ, या 260 250 के रेंज में रहेगा तो तब मैं सोच सकता हूँ। अभी मैं अगर इसके अंदर एंट्री भी बनाऊंगा या पोजीशन भी बनाऊंगा तो मोटा मोटी 10-20% से ज़्यादा नहीं बनाऊंगा, जो भी मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा उस हिसाब से। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना कि आप लोगों को एनालिसिस कैसा लगा और आगे कौन सा ऐसा स्टॉक है जिसका आपको एनालिसिस करना है। और जब स्विगी का आईपीओ जब आएगा तो डेफिनेटली हम लोग उसका वीडियो भी बनाएंगे और हम लोग फिर स्विगी और जोमेटो को भी एक बार कंपैरिजन करके देखेंगे कि कौन सी कंपनी ज़्यादा स्ट्रांग लग रही है और कौन सी कंपनी एनालिसिस के हिसाब से मार्केट लीडर बन के आ सकती है, या फिर शायद कोई तीसरा खिलाड़ी आ जाएगा इस रेस में। तो आई होप गाइस आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।